Hello, बच्चों. I welcome you to the science class of ninth. As you know, we have started chapter number 5, that is the fundamental unit of life. And I have done number of things with you. That is, मैंने आपको बहुत सी बातें बताई थी और मैंने आपको बताया था कि एक सेल में क्या चीज़ होती, क्या क्या चीज़ें होती सेल में. बेटा, 3 फीचर्स मेनली होते हैं. एक तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक उसमें न्यूक्लियस होता है और एक उसमें साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा. फिर मैंने आपको बताया कि अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग सेल्स में भी चेंजेस आते रहते हैं. जैसे नर्व सेल बिल्कुल डिफरेंट होगा अगर हम किसी स्टमक के सेल को देखें. इसी तरह स्टमक सेल डिफरेंट होगा अगर हम ब्लड सेल को देखें. जो आरबीसी होता है उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है. और आरबीसी तो बेटा ई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता, जो फिर भी वो सर्वाइव करता है. दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी और वो हम बात करेंगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 3 मेजर बातें जो हमने कल लास्ट लेक्चर में आपके साथ मैंने डिस्कस की थी. आज हमारा लेक्चर 4 है. तो इसमें मैं 3 मेजर चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो हर सेल में आपको मिलेंगी: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. तो आइए शुरू करते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं. एक तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती सेल की, और ये कवरिंग हमारे सेल को बाहर वाले एरिया से सेपरेट करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही चीज़ों को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आए, कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर आए और सेल में से बाहर जाएं. और ये उन चीज़ों को भी रोकती है, कुछ बाहर के मटेरियल्स को अंदर आने से भी रोकती है जिनकी हमें नीड नहीं है. जिन मटेरियल्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उन मटेरियल्स को ये अंदर भी नहीं आने देती. तो सीध कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा अगर अनवांटेड मटेरियल सेल के अंदर आते गए तो सेल तो फाइनली बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा. फिर तो किस तरह से सेल के अक्रॉस चीज़ें मूव करती हैं, आइए उसको थोड़ा समझें हम. कुछ सब्सटेंसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती है डिफ्यूजन से. और हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस को भी पढ़ा हुआ है चैप्टर पुराने चैप्टर में. आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ समझो. सपोज मैं परफ्यूम लगा के डोर के पास खड़ा हो जाऊं और आप रूम में कहीं दूर बैठे हुए हो, पर आफ्टर सम टाइम आपको दूर तक उसकी स्मेल आने लग जाएगी. जो मैंने परफ्यूम लगाया आप तक भी पहुंच जाएगी खुशबू. ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ डिफ्यूजन के करके, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर जो परफ्यूम था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी मॉलिक्यूल की, रूम में कम थी. तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो पार्टिकल्स मूव करने लग गए. सो व्हाट इज़ डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ solute particles from the region of high concentration to the region of low concentration. अब आपको सोल्यूट के बारे में भी पता होना चाहिए बेटा. सोल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें मिलके बनाती हैं सोल्यूशन. सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, सोल्यूट हमेशा कम होता है. और अगर सोल्यूट किसी सोल्यूशन में बढ़ जाए तो उसको कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. सपोज अब आपने एक वाटर ग्लास लिया, आपने उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक डाली. आप नोटिस करो आफ्टर फ्यू सेकेंड आप देखोगे पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंक थी उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा थे, वो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में फैल गए. तो एक मेथड तो ये है जिसके अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस मूव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं. और कुछ ऐसा ही होता है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें, वो भी हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है. और इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी ब्रीदिंग. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारी सांस में ज़्यादा होती है, वो हमारे लंग्स में जाती है, और लंग्स से हाई कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. और जो हमारा ब्लड होता है वो दो तरह का होता है. एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड. प्योर ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इम्प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. तो ये जो इम्प्योर ब्लड है, इस ब्लड को हार्ट पंप करके लंग्स के अराउंड पहुंचा देता है, और यहाँ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है जो नीड में जो वेस्ट है वो हमारे ब्लड वेसल से, हमारे लंग्स से होती हुई बाहर आ जाती है. यानी जब भी आप सांस अंदर खींचते हो ऑक्सीजन अंदर आती है, और जब भी आप सांस बाहर फेंकते हो, दैट इज़ एक्सपायर करते हो,
तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इंस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, एक्सपायरेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, वाटर भी इसी तरह मूव करता है बेटा, वो भी डिफ्यूजन को ओबे करता है। अगर कंसंट्रेशन वाटर की सेल के अंदर कम है और बाहर है तो वाटर अंदर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो वाटर बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यानी जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ऑपोजिट साइड पे मूव करना शुरू कर देती जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। अगर सेल में वाटर कम है तो वाटर अंदर आ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर सेल में वाटर ज़्यादा है तो वाटर बाहर चला जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, सो समझ आ रहा है ना आपको लेक्चर पूरा। सो अब हम आगे बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक नई चीज़ होती है बेटा जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, वो भी मदद करते हैं। तो जैसे डिफ्यूजन है ना, उसी तरह ऑस्मोसिस होता है। पर बेटा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफ्यूजन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, ऑस्मोसिस हमेशा 100% कंप्लीट हो जाता है। ऑस्मोसिस में भी सल्यूट की मूवमेंट होती है, पर वहाँ पे वो मूवमेंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट हो वाटर की, सल्यूट की या किसी भी सब्सटेंस की, तो उसको हम बोलते हैं ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही है। समझ आ रहा है आपको लेक्चर ना। और ये सारा मैंने टॉपिक आपको समझा दिया है। आज मैं आपको इसकी क्लिक्स भी भेजूंगा, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना इन पेजेस को, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट 3 तरह के जो हैपनिंग है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब कंसंट्रेशन पानी के अंदर ज़्यादा हो बाहर ज़्यादा हो, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर। जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। सो अब हम चलते हैं, एक छोटे से एक और टॉपिक है हमारे पास कि जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनेलिज होती हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, जो फ्रेश वाटर पे जीते हैं, वो भी इस तरह से अपने अक्रॉस ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करते हैं और लॉस करते हैं। अगर उनको वाटर की कमी है तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अगर उनमें वाटर ज़्यादा आ गया तो वो वाटर को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये है जी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो मैंने आपसे पहले डिस्कशन करा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है और यूजली ये लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके बनती है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, आपको स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाएगा, जो एक लिपिड बाइलेयर मॉडल है जिसमें ऊपर भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी और नीचे भी मिलेगी, एक सैंडविच मिलेगा। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम डीपली स्टडी करें तो इसके लिए आपको +1 मेडिकल में आना पड़ेगा, और +1 मेडिकल में हम पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका हम मॉडल करते हैं जिसको हम बोलते हैं अपना सैंडविच मॉडल भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। और हम उसको बोल देते हैं लिपिड बाइलेयर मॉडल भी बोल देते हैं। तो ये है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में मिलेगी हमें, एनिमल सेल में। याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है और वो सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है, प्लांट सेल में सेल वॉल मिलती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीज़ों का एक्सचेंज होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो रहा है, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। और अगर एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, तो वो होता है ऑस्मोसिस। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो है हमारी सेल वॉल। तो जिस तरह से प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी हम जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह प्लांट सेल के पास 2 चीज़ें होती हैं बेटा। एक तो उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ साथ उनके ऊपर एक रिजिड हार्ड कवरिंग भी होती है, और इस हार्ड कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। प्लांट सेल वॉल जो होती है बनी होती है सेलुलोज की। आपको पता है कि ग्रीन कलर के सारे प्लांट आपको नज़र आते हैं तो वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है बेटा, क्योंकि आपने कभी भी किसी टहनी को मोड़ के देखा होगा, इतने ईजिली वो टहनी नहीं मुड़ती, आपने नोटिस किया होगा। अगर आप किसी टहनी को तोड़ने की कोशिश करोगे वो भी जल्दी नहीं टूटेगी, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब बेटा मेडिकल +1 में होता है और बायो में, तो इतना डीप अभी जाने की लोड़ नहीं है। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं ये भी आपको समझा दूंगा
तो लीव्स वगैरह को अगर आप पुल करोगे इतनी इजीली वो ब्रेक नहीं होते। क्यों नहीं होते ब्रेक? क्योंकि वो सेल वॉल होती है उनके अंदर जो उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करवा सके, और अगर कोई प्रीडेटर भी उनके ऊपर अटैक करता है तो उनको ज़्यादा हार्म ना हो, इस करके सेल वॉल प्रेजेंट है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाने के लिए। एनिमल सेल में तो आपने देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने बनाई होगी, सेल मेम्ब्रेन बनाई होगी, पर प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड आपने रिजिड सेल वॉल भी बनाई है। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, और ये स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब इसमें कैसे मूवमेंट होती है बेटा? इसमें भी ऑस्मोसिस के थ्रू मूवमेंट होती है कि अगर तो प्लांट सेल में पानी निकल जाए तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप इस सेल को आप इसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, जब सेल के अंदर से पूरा लिक्विड बाहर आ जाए, सेल जब श्रिंक हो जाए तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और जब हम इसको रखेंगे एक ऐसे कंसंट्रेशन में जहाँ पे लिक्विड इसके अंदर से चलना शुरू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल सेल बन जाएगा। इसका जो प्लाज्मोलाइज्ड पार्ट है यानी श्रिंक पार्ट है वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो खुल जाएगा। ओके, तो सेल वॉल क्या परमिट करती है? परमिट द सेल, प्लांट में, फंगस में, बैक्टीरिया में, कि वो बहुत डाइल्यूट हाइपोटोनिक और कंडीशंस को भी स्टैंड कर सकें। क्योंकि बेटा अगर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगी, कंडीशन होगी, डाइल्यूट एरिया होगा, तो सेल मेम्ब्रेन अगर एनलार्ज भी होगी तो सेल वॉल के करके वो फटेगी नहीं। क्योंकि अगर प्लांट सेल में ज़्यादा लिक्विड मूव कर जाएगा तो वो फट जाएगा, तो उससे बचने में भी सेल वॉल मदद करती है। वो मेम्ब्रेन को बचा लेती है, वो उसको एक्सपैंड तो होने देती है पर इतना भी नहीं एक्सपैंड होती कि सेल ही फट जाए। तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट सेल्स में, है ना। फिर सेल स्वेल हो जाएगा और इसके अंदर प्रेशर भी बिल्डअप होगा, पर वो सारा प्रेशर सेल वॉल के अगेंस्ट लग जाएगा। सो आप कह सकते हो कि प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, सेल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सेल वॉल के करके इस तरह के सेल बहुत बड़े चेंजेस को आसानी से सह लेते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। आपको पता है सेंटर में प्रेजेंट होता है, और अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालें, एक पील अनियन पील का जो हमने बनाया था उसके अंदर भी हमें न्यूक्लियस मिला था। सो अलग अलग तरह के सेल्स में कलर आ जाते हैं, तो जब हम उसको डाई लगाते हैं सेल के ऊपर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। तो उन कलर्स के बीच में आपको सेंटर में न्यूक्लियस ज़रूर दिखेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको मिलूँगा मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बताऊँगा। आज इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड।